हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने एनवायरमेंटल स्टडीज़ का नेक्स्ट लेक्चर। जैसे कि पिछले वीडियो में हम पढ़े थे एनवायरमेंटल स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जो कि एयर पोल्यूशन था। आगे उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पिछले वीडियो में जैसे हम पढ़े थे कि एयर पोल्यूशन क्या है, ये सभी डिफाइन किए थे, एयर पोल्यूशन के क्या रीज़न है। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने सेकंड चैप्टर को। जैसे कि मैंने कहा था कि अब जो भी चैप्टर्स होंगे, कुछ 3-4 चैप्टर्स होंगे जो कि ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, ठीक है। दो वीडियो में आप लोगों के वो चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। तो आज इस सेकंड चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें टॉपिक्स हैं नहीं। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेकंड चैप्टर को, जो कि आज मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आज हम अगला टॉपिक हमारा था कि ऐसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एयर पोल्यूशन के। हमने जो भी रीज़न पढ़े थे, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एयर पोल्यूशन क्या है, आखिर किन कारणों से एयर पोल्यूशन होता है, उसके क्या इफेक्ट हैं, आखिर क्या उसके दुष्प्रभाव आते हैं हमारे ऊपर, ठीक है। या फिर हमें इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में क्या देखने को मिलता है, उसके दुष्प्रभाव यानी कि इफेक्ट उसके। आज हम कंटिन्यू करेंगे कि आखिर उसे कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को, ठीक है। क्योंकि कंट्रोल ना किया जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, जैसे कि हम पिछले वीडियो में देखे भी थे। तो जो ये डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले प्रीवियस वीडियो को देख के आएं जिसमें मैंने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद ही इसको आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि उसी का बेसिक उसमें मैंने बताया जो भी था चैप्टर से रिलेटेड। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि आखिर हम एयर पोल्यूशन के जो भी रीजंस हैं, जिन कारणों से एयर पोल्यूशन हो रहा है, आखिर कैसे हम उसे ओवरकम करें, कैसे आखिर उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने एयर पोल्यूशन को, ठीक है। तो देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है, हाउ टू कंट्रोल और ओवरकम एयर पोल्यूशन। आई होप आप लोग दिख रहा होगा, हाँ ठीक है, ठीक है। तो आखिर एयर पोल्यूशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो देखिए अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग जैसे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था क्या क्या रीजन है। तो किसी भी चीज़ का इफेक्ट अगर जो आपको लिखना है, खास करके एनवायरमेंटल स्टडीज़ में, जैसे कि मान लीजिए आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन में वाटर पोल्यूशन आएगा, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ये सभी आएंगे। तो उसमें आपको पढ़ने के लिए इतने कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको तीनों चैप्टर में सेम पढ़ना है, ठीक है। कि आखिर क्या उसके कज हैं, क्या उसके इफेक्ट हैं, आखिर क्या कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था कि एयर पोल्यूशन किन कारणों से होता है, ठीक है। तो वो तो आपने कारण पढ़ लिया। उसका यही पढ़ा था कि उसके क्या इफेक्ट हैं, ठीक है। तो जब आप सबसे पहले पढ़े थे किन कारणों से होता है, अगर उसी चीज़ को हम कंट्रोल कर लें तो फिर वही तो आ जाएगा हमारे कंट्रोल में ना, कि एयर को उसको भी तो हम लिख सकते हैं कुछ उसके टर्म्स यहाँ पे। तो आप उसमें पढ़ेंगे ही कि आखिर किन किन कारणों से एयर पोल्यूशन हो रहा था। जैसे कि मान लीजिए ऑटोमोबाइल्स का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि व्हीकल्स की वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पे उस टर्म्स को भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आखिर अगर ऑटोमोबाइल्स का अगर कम यूज़ करें तो कम पोल्यूशन होगा। तो वहाँ पर मैंने पढ़ा था कि उस कारण वहाँ से पोल्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पे उसी टर्म्स यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि उसको अगर कम यूज़ करें तो कम एयर पोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ आप लोगों को इसमें याद नहीं करना पड़ेगा, बस आप लोगों को समझते हुए चलना है। मैं काफ़ी इजी लैंग्वेज में आप लोगों को बताते हुए चलूँगा। तो आप जैसे कि देखोगे पिछले वीडियो, तो उसी से आपको इसको कोरिलेट करके लिख देना है। ज़्यादा आपको इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बस हल्का सा आपको इसमें कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज़ करना है, ठीक है, और आप लोग इसको कर ले जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, भले देखने में नॉर्मल क्वेश्चन लगे कि क्या आखिर एयर पोल्यूशन कैसे हम कम कर सकते हैं या फिर क्या उसके रीज़न होते हैं, ये सभी लॉजिकल नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं 3-4 आप लोग उसके बारे में लिखेंगे, 3-4 लाइन लिखेंगे, रीजन्स देंगे, और पाँचवा फिर आप लोग को नहीं समझ में आता है। तो मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 6-7 रीजन तो देने ही पड़ेंगे, या फिर अगर 5 भी रीजन देते हैं तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमारे क्या होते हैं, पॉइंट्स कम पड़ जाते हैं, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे मेन मायने रखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरा टाइम वेस्ट किया। तो क्या था, तो हाउ टू कंट्रोल और ओवरकम एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे हम उसको ओवरकम यानी कि कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज मैं इसमें दूँ पहले तो पहला हमारा हो सकता है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी कारखाने हैं, उन्हें हमें क्या करना चाहिए, तो उन्हें हमें सिटी से दूर बनानी चाहिए। देखिए ज़्यादातर आप लोगों को देखने को मिलता होगा, बहुत कम ही ऐसी जगह होंगे जहाँ पे इंडस्ट्रीज है उनका सेटअप शहर में किया जाता है, क्योंकि ऐसे कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं होगी जिसमें से कुछ ना कुछ इफेक्टिव या हार्मफुल गैसेज या फिर रेडिएशन या फिर कोई पॉल्यूशन वगैरह उसमें से ना निकलता हो। ऐसा शायद ही 99.9% में से 0.01% ही हो सकता है कि ना निकलता हो किसी इंडस्ट्री में से, ठीक है। जितने प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ पॉल्यूशन निकलता ही है, तो उनका
सेटअप हमेशा शहर से दूर किया जाता है, क्योंकि अगर शहर में उनका सेटअप किया जाता है तो शहर में ही ज़्यादा लोगों का आवागमन होता है, लोग ज़्यादा शहर में ही रहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके हेल्थ को बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी इस पर पॉलिसी बनाई हुई है, और इस पर पॉलिसीज होती भी हैं कि आपको कोई भी कारखाने आपको ज़्यादा शहर में देखने को ऐसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो पहला तो यही हमारा कंट्रोल हो सकता है कि एयर पोल्यूशन को कैसे कम करें। तो जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका सेटअप कहाँ होना चाहिए, उनका सेटअप कहाँ होना चाहिए, तो आउटसाइड ऑफ सिटीज़, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखते हुए चल रहा हूँ, आप मेरे बातों को सुनिए, और अगर आप नोट्स मेरे साथ साथ बनाते हुए चल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। तो आप मेरी बातों को सुनिए और अपने को ऑन लैंग्वेज में आप लिखिए उसे, ठीक है। मैंने बताया भी था आप लोगों को कि खुद के लैंग्वेज में लिखना सबसे आसान होता है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप नोट्स अगर खुद के लैंग्वेज में अगर आप उसे लिखते हैं तो काफ़ी वो अच्छा होता है रिवाइज करने के लिए भी और खुद को समझने के लिए भी, ठीक है। क्योंकि जब आप क्विक रिवीजन के लिए आप जाते हैं, जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाता है तो उस वक्त अपना ही लिखा हुआ है सबसे जल्दी समझ में आता है। अगर किसी और का नोट्स आप उठा कर पढ़ते हैं तो उतना इजीली आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब हर एक चीज़ों को मैं डिटेल में यहाँ पे लिखूंगा नहीं, ठीक है। मैं आप लोगों का एक्सप्लेन करता जाऊँगा और आगे आपको अपने खुद से लिखना है, उसको समझना है, ठीक है। तो और आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए, तो पहले मैंने क्या बताया कि इंडस्ट्रीज़ का जो भी हमारा सेटअप कहाँ होना चाहिए, तो आउटसाइड ऑफ सिटीज़ करना चाहिए, ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा अगर जो देखा जाए तो जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं use cleans in देखिए जो भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें क्लिंट यानी कि चिमनी, क्लिंट मीन्स होता है चिमनी। जो भी चिमनी हमारी इंडस्ट्री जो निकली होती है वहाँ पे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट का हमें यूज़ करना चाहिए, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा वही होगा। कुछ ऐसा हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिससे कि पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी भी चिमनियाँ हैं, जितनी भट्टी वगैरह चलती हैं, तो उसमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है जहाँ से रसीली गैसेज जो भी निकल रही हैं उनको कम से कम वहाँ से बाहर भेजा जाए। जो भी वहाँ के हार्मफुल गैसेज हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाए और वहाँ से जो नॉन टॉक्सिक गैसेज हैं उनको ही बाहर भेजा जाए, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक यही हो जाएगा कि हमें जो भी क्लिंट्स हैं इंडस्ट्रीज़ की, उन्हें हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना चाहिए जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स on cleans of इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो हमें जो भी इंडस्ट्रीज की जो क्लिंट्स यानी चिमनियाँ होती हैं उनमें हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना चाहिए जो कि पॉल्यूशन कम से कम मतलब क्या करें, जो भी हार्मफुल गैसेज हैं उनको बाहर कम से कम जाने दें, उनको एब्जॉर्ब करे। जो भी टॉक्सिक गैसेज होती हैं, जो भी टॉक्सिक उसमें पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पर मैंने लिखा है यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन क्लिंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज एट ओवरकम हार्मफुल गैसेज, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा कि रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरिया, जो भी हमारे गांव इलाके हैं, ठीक है, वहाँ पे काऊ डंक यानी कि जिसे चिपरी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है। इधर मेरे साइड में ऐसे ही बोलते हैं, आप लोग साइड में क्या बोलते हैं, आप लोग से इंग्लिश में उसे काऊ डंक बोलते हैं, ठीक है। और उड्स का आज भी यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए फ्यूल के रूप में। तो उनका कम से कम यूज़ करना चाहिए क्योंकि उसमें से भी कार्बन कंपोनेंट्स उसमें से निकलते हैं, ठीक है। कार्बन पार्टिकल्स उसमें से निकलते हैं और उसमें से रसीली उसमें से गैसेज निकलती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ दूषित करती हैं। भले कम करती हैं लेकिन कुछ % दूषित तो करती ही हैं। तो ऐसे फ्यूल्स का भी हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगला क्या हो जाएगा, तो लेस यूज ऑफ काऊ डंग्स एंड वुड, ठीक है। काऊ डंग का वुड का कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो अब यहाँ से आता है किस चीज़ का हमें यूज़ करना ज़्यादा सबसे अच्छा होता है। इसकी जगह पर जो LPG को आप यूज़ करते हैं, भले ही LPG थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है,
LPG जो कि कुकिंग के लिए गैस यूज़ करता है, सभी घर में पाया होगा, ठीक है। तो वो क्या करता है कि आप लोग देखते होंगे वहाँ से थोड़ा भी आपको कहीं भी स्मोक देखने को नहीं मिलता होगा। कहने का मतलब है थोड़ा भी आपको धुआं देखने को नहीं मिलता होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि बहुत कम बोला तो बहुत माइनर ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है, लगभग से क्रिएट नहीं करता है, उसे निग्लेजिबल मान सकते हैं जो पॉल्यूशन वहाँ पे क्रिएट करता है, ठीक है। तो इस फ्यूल का यूज़ करने से थोड़ा भी पॉल्यूशन नहीं होता है। तो ऐसे फ्यूल्स का हमें यूज़ करना चाहिए जो कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करे। और उससे भी बेहतर होगा अगर हम सोलर कुकर का यूज़ करें, ठीक है, कुकिंग के लिए अगर सोलर सिस्टम का यूज़ करें, जैसे कि एक सोलर कुकर आता है जिसमें कि धूप से जो भी सूर्य की किरणें होती हैं, सोलर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, उसी के आधार पर हमारा सोलर कुकर बना होता है, जैसे कि हम ना तो LPG का यूज़ उसमें होगा, ना ही किसी फ्यूल का यूज़ होगा, उसमें हम सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे, ठीक है। उससे हम क्या करते हैं, अपने भोजन को बनाते हैं, कुक करते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे भी कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। आप लोग सोलर लाइट्स भी आप लोगों ने देखा होगा, स्ट्रीट लाइट में लगा होता है, या फिर आप लोग घर पर भी सोलर होगा, तो क्या उससे कोई पॉल्यूशन देखने को मिलता है? बैटरी उससे चार्ज होता है सोलर की किरणों से, और उससे हम क्या करते हैं, अपने बल्ब को ग्लो करते हैं, तो कोई पॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता है। तो उसी तरह हम सोलर कुकर वैसे ही उसी पद्धति पे बेस्ड होता है हमारा सोलर कुकर, ठीक है। उसी प्रकार वो भी सोलर से क्या होता है, चार्ज होता है, हीट में कन्वर्ट करता है उस एनर्जी को, सोलर एनर्जी को, और उससे हमारा क्या होता है, हीट से ही हमारा भोजन वहाँ पे बनता है, ठीक है। तो हमें सोलर कुकर का यूज़ करें तो उससे पॉल्यूशन कम से कम होगा। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, अगला टॉपिक ये भी, अगला हमारा पॉइंट ये भी हो सकता है कि यूजिंग सोलर कुकर, ठीक है। और अभी मैंने जैसा कि ये भी बताया, हमें उस फ्यूल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कुछ, जैसे मान लीजिए फ्यूल्स का कहने का मतलब है कि इन द सेंस कि वो कोई भी चीज़ जिसे हम एनर्जी के लिए लेते हैं उसे फ्यूल करते हैं, जिससे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, ठीक है। हम भोजन ले रहे हैं तो हमारे लिए फ्यूल क्या है, हमें एनर्जी किसी से मिलता है, तो भोजन से मिलता है, तो हमारे लिए क्या एनर्जी है, तो फूड हमारे लिए क्या वो सोर्स ऑफ फ्यूल है एनर्जी के लिए, तो फूड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर कुछ एनिमल्स हैं तो उनके लिए ग्रास हो जाएगा, फ्यूल का काम करेगा, उनके लिए वही एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक उसी प्रकार अगर ऑटोमोबाइल्स को अगर रन करना है तो उसे एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो फ्यूल यानी कि जो पेट्रोल हो गया, ये सभी फ्यूल है। उसी तरह कुकिंग के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, LPG का यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं, ये सभी क्या है, तो फ्यूल ही हैं। तो हमें ऐसे फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए जो कम से कम पॉल्यूटेंट क्रिएट करे, कम से कम पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस करे, ठीक है। जैसे कि अगर ये LPG का यूज़ करता है कुकिंग के लिए तो कम से कम प्रोड्यूस करता है। वहीं अगर कंपेरिजन किया जाए पेट्रोल और डीजल का, केरोसिन का, तो सबसे कम कहीं ना कहीं पॉल्यूशन हमको देखने को मिलता है पेट्रोल में, ठीक है। तो ये सभी हैं। तो हमें कैसे यूज़ करने चाहिए, यूजिंग दोज फ्यूल्स दैट प्रोड्यूस लेस पॉल्यूशंस, ठीक है। ऐसे फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए जो कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करे, ठीक है। तो ये सभी कुछ 5 पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे। और क्या हमें करना चाहिए, यही सभी हैं, ठीक है। फ्यूल, सोलर कुकर का यूज़ करना चाहिए, तो ये 5 पॉइंट्स थे, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं हमारे। तो ये हमने क्या पढ़ा अभी कि आखिर हम कैसे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल और कैसे हम उनको कम से कम कर सकते हैं। मान लीजिए किन चीज़ों से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि आखिर कैसे उसको हम कम से कम पॉल्यूशन को करें। ऐसा तो है नहीं कि पॉल्यूशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए उसके लिए क्या है, सबसे पहले एग्जांपल हम ले लें तो आपको कॉमन में देखने को मिलता है ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल्स ऐसे हैं कि वो हमेशा हर एक घर में कहीं ना कहीं 1-2 पाए ही जाते हैं, तो वो आपको कैसे भी रहेंगे तो आपको वो पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे ही, ठीक है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऑटोमोबाइल्स पोल्यूशन क्रिएट ना करें। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि उसके लिए हम कम से कम अगर हम यूज़ करें ऑटोमोबाइल्स का तो पोल्यूशन कम से कम क्रिएट होगा, यही कर सकते हैं। तो उसी तरह में क्या कंट्रोल करना है कि जिससे कि कम से कम पोल्यूशन क्रिएट करें। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को 5 पॉइंट्स बता चुके हैं कि कैसे हम एयर पोल्यूशन को कम से कम मतलब एयर पोल्यूशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ टर्म्स होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, जैसे मैंने बताया था, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका कि हम क्लिनिक्स पे यूज़ करते हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो हम देखेंगे आखिर एयर पोल्यूशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे साइंटिफिक कुछ डेवलप किए गए हैं जिससे हम यूज़ करके एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि क्लिनिक्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं आखिर ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही होगा, तो आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा कि आखिर कैसे हम एयर पोल्यूशन को कुछ ऐसे डिवाइसेस बनाई गई हैं जिनका यूज़ करके हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उनका यूज़ किया जाता है जैसे कि क्लिनिक्स हो गए, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, या फिर जो नई नई हमारी अच्छी अच्छी जो व्हीकल्स आती हैं उनमें भी इन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एयर पोल्यूशन को
कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा यही होगा। तो हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। देखिए, कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो कुछ हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका यूज़ करके हम क्या करेंगे, तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ कुछ ऐसे जो भी हमें इंस्ट्रूमेंट है, उसका मैं डिटेल में आप लोगों को उसे क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो पहला क्या आता है हमारा, तो फैब्रिक फिल्टर और वैक्स फिल्टर भी कहते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा लोअर कलेक्टर। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर। उसके बाद चौथा हमारा हो जाएगा वेट कलेक्टर। ठीक है, उसके बाद पांचवा हो जाएगा हमारा, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स। ठीक है, ये कुछ चार ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका यूज़ किया जाता है किस इसके लिए, तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो भी हमारे चिमनी वगैरह हो गए, चिमनी कहाँ हमको देखने को मिलता है, तो भट्ठी, उसे हम कहें तो भट्ठी चिमनी, जो कि लगा होता है क्लिंट, तो उनका यूज़ किया जाता है। जैसे इंडस्ट्रीज हो गई तो उनमें चिमनियाँ निकली होती हैं, तो वहाँ पे होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार आप लोगों ने इमेज देखा भी होगा, और यहाँ से ऐसे ये चिमनियाँ निकली होती हैं। ठीक है, यहाँ से ये चिमनियाँ ऐसे निकली होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तो क्लिंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है, या फिर जो भी हमारे व्हीकल्स हो गया, तो व्हीकल्स वगैरह में इन सभी चीज़ों का भी यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला हमारा आता है फैब्रिक फिल्टर या फिर बैग फिल्टर। तो इसमें क्या होता है, तो फैब्रिक फिल्टर या फिर बैग फिल्टर में हम फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या है, तो फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। ये उन जगहों पे यूज़ किया जाता है जहाँ से चिमनी से या फिर क्लिंट से जब, या फिर कहीं किसी ऑटोमोबाइल में नहीं, लेकिन जो भी हमें क्लिंट्स हैं, जो कारखाने हैं, वहाँ से जहाँ से रसीले गैसेज निकलती हैं, तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स उसमें होते हैं, जो भी हमारे रसीले गैसेज हैं, यानी कि इफेक्टिव गैसेज हैं, पॉल्यूशन वाले गैसेज, जिनमें पार्टिकल का साइज़ कितना हो, तो 0 पॉइंट, इसमें क्या हो, तो पार्टिकल का साइज़ कितना हो, 0.05 माइक्रोमीटर। कितना हो, तो माइक्रोमीटर 0.05 क्या है, तो 0.05 अगर जो उसका साइज़ हो, उसमें पार्टिकल्स का माइक्रोमीटर 0.05 माइक्रोमीटर, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ़िल्टर पेपर का। ठीक है, वो इसके अंदर आता है। वहाँ पे चिमनियों पे यहाँ पे क्या करते हैं, तो ऐसा हम सेटअप रहता है जिसमें फ़िल्टर पेपर्स का यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि जब यहाँ से रसीली गैसेज निकलती हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है कि फ़िल्टर पेपर में से छन के गैसेज निकलती हैं। क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने चलनी का यूज़ किया होगा, जैसे कि आटा गूँथने के टाइम उससे क्या होता है, चलनी से क्या होता है, आटे को फ्लोर को चाला जाता है। जैसे क्या होता है, जो भी उसमें के कुछ कण होते हैं तो ऊपर ही रह जाते हैं, और जो हमारा आटा होता है वो नीचे उसे पास हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी उसमें कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, तो 0.05 माइक्रोमीटर से जो कम के होते हैं, वो क्या होते हैं, वहीं पे छन के रुक जाते हैं फिल्टर पेपर पे ही। और जो रसीले गैसेज नहीं होती हैं, वो क्या होता है, ऊपर की तरफ फ्रेश जो होती हैं हवाएँ, वो ऊपर की तरफ निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये किसके अंदर होता है, तो फिल्टर पेपर या फिर बैग फिल्टर एक मेथड होता है जिसमें हम यूज़ करते हैं। या फिर उस पर क्या करते हैं, तो आज कॉमन लैंग्वेज में कहूँ तो मान लीजिए कहीं से बहुत ज़्यादा रसीली गैसेज निकल रही है, जैसे कि ट्यूबवेल वगैरह है, जो पहले के ज़माने में होते थे ट्यूबवेल, जो कि डीजल वगैरह पे चला करते थे। आज भी कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है, लेकिन आजकल तो हर एक जगह मोटर का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चलता है, तो उसमें तो पॉल्यूशन कोई होता ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें तो पॉल्यूशन होता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या है, तो इसमें क्या है कि हम फिल्टर पेपर्स का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर अगर ये जूट के बोरे को अगर रख दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि जो भी हार्मफुल जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, उससे क्या होते हैं, तो छन जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का भी वहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, तो
नेक्स्ट अगर हम ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अगर देखा है तो लोअर कलेक्टर क्या है, तो लोअर कलेक्टर इसमें क्या होता है कि जो हमारा क्लिंट होता है उसमें एक चैम्बर होता है, ठीक है। जो भी हम क्लिंट होते हैं उसमें हमारा एक चैम्बर होता है जिसमें ऐसा कुछ वहाँ पे सेटअप होता है कि जब यहाँ से गैसेस निकलती हैं तो उसमें जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उनको अपनी तरफ क्या करता है, तो वो खींच लेता है। क्या है, तो उसमें वो अपनी तरफ उसे खींच लेता है, और जो हार्मफुल गैसेस को अपनी तरफ खींच लेता है, जो रसीले गैसेस नहीं होती हैं, जो हार्मफुल गैसेस नहीं होते हैं, वो ऊपर की तरफ पास आउट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल होता है। जो भी पॉल्यूटेड होता है उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है और बाकी को छोड़ देता है, तो एयर में जाएंगी तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो हार्मफुल करेंगी, किसी हेल्थ को इफेक्ट करेंगी, ठीक है। ये सेकंड जो हमारा मेथड होता है लोअर कलेक्टर, इसमें यही करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा क्या है हमारा सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर। क्या है, तो सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर इसमें क्या है कि जब यहाँ से हवा निकलती, यहाँ से जब रसीले गैसेस निकलती हैं क्लिंट के थ्रू, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप होता है जिससे उस एयर को हम साइक्लोन की तरह क्या करते हैं, तो वहाँ पे मूव कराते हैं। जैसे साइक्लोन में क्या होता है कि ऐसे ऐसे साइक्लोन फॉर्म होता है, ठीक है। क्या होता है, ये बड़े से छोटे में ऐसे साइक्लोन बहुत तेज़ी से घूमता है, तो यहाँ पे हम एयर को कुछ ऐसे यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ ऐसा सेटअप लगा होता है जिससे कि हम मूव कराते हैं। मूव कराने से क्या होता है, तो वहाँ पे जो भी इफेक्टिव जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कि पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं, वो एक तरफ साइड से में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। जैसे ये चिमनी है, तो यहाँ पे हवा को बहुत तेज़ी से अगर हम साइक्लोन की तरह जो रोटेट कराएं, तो जो उसमें हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होंगे, तो यहाँ पे ये सेटल हो जाते हैं, ठीक है। सेटल डाउन हो जाते हैं एक तरफ, जो भी उसमें हार्मफुल पार्टिकल्स होंगे, और जो फ्रेश एयर होंगे कुछ पार्टिकल्स तो उसमें भी रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो 100% प्योरीफाई होगा। देखिए पूरे वर्ल्ड में कोई भी 100% एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी ऐसा चीज़ हो, कोई मतलब मैं किसी चीज़ की बात करता हूँ, 100% तो कोई आपको मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। वो तो साइंटिफिक हम क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं कि हाँ भाई आपने साइंस में पढ़ा होगा कि किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा है, ठीक है। लेकिन 100% कोई भी चीज़ पाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हार्मफुल पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे क्या होते हैं, तो वो इसे सेटल डाउन हो जाते हैं, एक तरफ चिपक जाते हैं, और जो रसीलिस गैसेस को क्या करता है, उसे कम से कम कर देता है। और फ्रेश एयर यहाँ से क्या होता है, फ्रेश एयर नहीं कहेंगे लेकिन पॉल्यूटेंट लेस जो एयर होता है, यानी कि जो ज़्यादा इफेक्टिव गैसेज नहीं होती वो यहाँ से निकल जाती हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोअर कलेक्टर में यही इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, लोअर कलेक्टर हमने देख लिया। नेक्स्ट होगा हमारा वेट कलेक्टर। इसमें क्या होता है, तो क्लिंट में वेट कलेक्टर, ध्यान दीजिए क्या है, तो वेट कलेक्टर। वेट कलेक्टर मेथड में क्या होता है कि हम इसमें कुछ वाटर का या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स का इसमें स्प्रे किया जाता है। क्या किया जाता है, तो कुछ केमिकल्स का या फिर वाटर का इसमें छिड़काव किया जाता है। छिड़काव करने से क्या होता है कि जो उसमें पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो यहाँ से जो इफेक्टिव गैसेस होती हैं, उसमें जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो एक जगह सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट है, वहाँ पे पानी का स्प्रे किया जाए, तो जो भी उसमें धूल के कण होंगे वो क्या होते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, ठीक है। और जो हवा होगा वो फिर वहाँ से पास आउट हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली यही कहता है, ठीक है। सिंपल भाषा में कहें तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें चिमनी में क्या करते हैं कि कुछ ऐसे हम इस केमिकल्स का स्प्रे करते हैं या पानी का स्प्रे करते हैं, जिससे क्या होता है, जो पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो एयर रहता है, जो कि नॉन टॉक्सिक एयर रहता है, वो बाहर की तरफ निकल जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर आने के बाद कुछ ज़्यादा वो इफेक्टिव नहीं रह जाता है, ठीक है। तो एक ये होता है। उसके बाद क्या है, तो हमने ये भी देख लिया वेट कलेक्टर। अगला आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। इसे यहाँ पे स्टार बना लीजिएगा। सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट ये माना जाता है। क्या है, तो सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, और ये सबसे महंगा भी होता है। क्या है, तो सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, और सबसे बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव भी होता है। इनका यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंसिव जो गाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि BMW हो गया, ठीक है। इन सभी गाड़ियों में इसका, जैसे कि बुगाटी हो गया, लंबोर्गिनी हो गया, इन सभी गाड़ियों में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट जो कि गोल्ड से बने होते हैं, ठीक है। 24 कैरेट गोल्ड्स के इसके अंदर बने होते हैं, उसमें जो भी उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक डिवाइस होता है। क्या होता है, तो एक डिवाइस होता है जिसका यूज़ जाए तो बेसिकली ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है। किसमें, तो ऑटोमोबाइल्स में इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जब उससे रसीली गैसेस निकलती हैं ऑटोमोबाइल्स से, जब रसीली गैसेस निकलती हैं ऑटोमोबाइल्स में, तो क्या होता है कि उनको क्या करते हैं, जो भी उसके हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, रसीली गैसेज रहती हैं, उसको अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। उसे बाहर नहीं जाने देता है, और जो भी नॉन पॉल्यूटेड एयर रहता है उसे बाहर की तरफ फ्रीली छोड़ देता है, ठीक है। तो इसके थ्रू यही करता है, और सबसे बेस्ट माना जाता है। इन सब में से सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर माना जाता है। चूँकि ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है,
इसलिए ये सब जगह इसे सेटअप करना संभव नहीं होता है, ठीक है, काफ़ी एक्सपेंसिव माना जाता है। तो यही कुछ टर्म्स थे, टर्म्स में कुछ पॉइंट्स है कि कुछ ऐसे डिवाइस थे, कुछ ऐसे मेथड्स थे जिनका यूज़ करके क्लिंट से जो भी हमारे कुछ हार्मफुल गैसेज निकलते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें बस यही पढ़ना था, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं, इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि अब आगे के जो भी 2-3 चैप्टर आएंगे जो वो आपके 2-2 चैप्टर में कवर होते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर मैंने आप लोगों को बहुत कुछ आपको उसमें पढ़ा दिया था। अगर आप शुरू से मेरे लेक्चर देखते हुए आए होंगे इस एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, तो उसमें आप लोगों को पता चला होगा फर्स्ट चैप्टर का मैंने काफ़ी लंबा चला था, ठीक है, ऐसे, क्योंकि उसमें कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे टर्म्स थे जो कि उतने टाइम ले लेते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा उसमें छोटे टर्म्स पढ़ने को मिले थे। तो इसीलिए इसमें आप ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है, बस इसमें यही था इस चैप्टर में, और ज़्यादा कुछ नहीं है। एक यूरो वैल्यू करके आता है, ठीक है, क्या है, तो यूरो वैल्यू क्या है, यूरो वैल्यू ये क्या होता है। अगर मान लीजिए आपसे एक नंबर में पूछ लिया गया कि यूरो वैल्यू क्या होता है, तो यूरो वैल्यू होता है कि ये एक ऐसा वैल्यू होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एयर के क्वालिटी को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। एयर के क्वालिटी को अपने एटमॉस्फेयर में चेक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या कमियां आ रही हैं, उस कमियों को दूर करने की कोशिश की जाती है। तो ये एक मानक होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम एयर के क्वालिटी को चेक करते हैं और देखते हैं उसमें क्या कमी आ रही है, उसको सुधार करने की उसके थ्रू कोशिश की जाती है, ठीक है। और क्या है, तो और कुछ नहीं है। और इसमें एक और टॉपिक है जो कि ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसेज, तो मैंने ग्रीन हाउस गैसेज आप लोगों को पिछले चैप्टर में, आप लोग फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया भी था ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं वैसे बताएं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब कहीं कहीं कुछ ऐसे खेती की जाती हैं, जैसे कि घरों के ऊपर या फिर कहीं फील्ड में भी खेती की जाती है, तो मान लीजिए कोई ऐसा फसल है जिसे ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत है, ठीक है, हीट की, मान लीजिए वो ठंडी में उसका फसल बोया जा रहा है, उसको गर्मी की ज़रूरत है, तो उसे क्या किया जाता है कि प्लास्टिक से ऊपर से कवर कर दिया जाता है। अगर जब मैं उसे डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताऊँ तो एक मिनट रुकिए, तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ये कुछ फसलें हैं आप लोगों को देखने को मिलता होगा, ठीक है, ऐसी ये क्या होती हैं, ऐसे सेटअप किया रहता है कुछ, ठीक है। इसमें क्या है, तो फसलों को बोया गया रहता है और इसके ऊपर से क्या है, ये प्लास्टिक का कवर रहता है, ठीक है। ये फील्ड है, इसमें कुछ फसलों का बुआई किया गया है और उसे ऐसे फसल हैं जिसको कि ज़्यादा तापमान की ज़रूरत है, तो जब इसे प्लास्टिक से कवर कर दिया जाता है तो जब सनलाइट की रेज आती हैं, क्या है, तो जब सनलाइट की रेज इस पर आती हैं और यहाँ से जब ये इंटर करती हैं ग्लास में, कहाँ पे, ये ग्लास से कवर होता है या प्लास्टिक से जब कवर होता है ऊपर से, तो जब इसके अंदर जब ये सनलाइट की किरणें जाती हैं तो अंदर तो चली जाती हैं, लेकिन उसका ये क्या होता है, बाहर रिफ्लेक्टिंग बैक होकर के बाहर ये नहीं आ पाती हैं, क्या है, तो ये बाहर रिफ्लेक्ट करके फिर अंदर जाती हैं, अंदर से फिर बाहर नहीं आ पाती हैं। तो जब अंदर चली जाती हैं तो फिर उसका तापमान क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और फिर जब बाहर नहीं जा पाएगी तो उसका तापमान वैसे का वैसे क्या होगा, केवल सनलाइट आती जा रही हैं और बाहर जा ही नहीं रही हैं, तो उससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेफ्रिजरेटर का लें तो रेफ्रिजरेटर की कूलिंग कैसे करता है, रेफ्रिजरेटर मान लीजिए अंदर ठंडा करता है और आप उसे क्या करते हैं, बंद रहता है, तो अंदर का बाहर जा नहीं पाता है, जो भी उसमें ठंडा कर रहा होता है वो बाहर जा नहीं पाता है, उससे क्या होता है कि वो और ज़्यादा ठंडा करता जाता है। अगर आप उसका विंडो खोल दें, उसका डोर अगर आप खोल कर छोड़ दें तो क्या उतना ठंडा कर पाएगा, जितना ठंडा करेगा वो तो बाहर निकलता जाएगा, तो वो ठंडा कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे होता है कि जब सनलाइट अंदर आती हैं, जब ग्लास के अंदर, प्लास्टिक के अंदर उस फील्ड में घुसती हैं तो इंटर करती हैं, तो फिर बाहर वो निकल नहीं पाती हैं और केवल इंटर करती जाती हैं, उससे क्या होता है, अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाता है, ठीक है। अब जब अंदर वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहाँ पे कुछ ऐसे हार्मफुल गैसेज रिलीज़ होती हैं, ऐसे हार्मफुल गैसेज वहाँ पे रिलीज़ होती हैं जो कि वहाँ पे क्या करती हैं, तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती हैं और उस टेम्परेचर इंक्रीज होने कुछ रसीले गैसेज, कुछ नशीले गैसेज जैसे कि हार्मफुल गैसेज वहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। इसको मैंने आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। जो कि मैंने बताया भी था कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी क्या होते हैं हमारे, तो ये सभी क्या है, जैसे कि CO2, CFC,
मीथेन, N2O, ये सभी क्या है हमारे, तो ग्रीन हाउस गैसेज हमारे माने जाते हैं। कुछ ज़्यादा ही हम बदला लिख दे रहे हैं ना। चलिए, तो कौन कौन से, तो CFC, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हैं, तो गैसेज होती हैं। कौन सी, तो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, यही 4। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैसेज से क्या होता है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग को क्या करता है, बढ़ावा देता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यही था, इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो यही कुछ। अब फिर इसी तरह आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि 3rd होगा। ऐसे ही 2-3 चैप्टर होंगे जो कि छोटे छोटे होंगे, आपके 2-2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, तो इसमें यह आप लोगों को देखना था। अगर जो कोई टॉपिक मुझसे छूट गया हो तो मैं फिर से आप लोगों को कहूँगा, अगर जो कोई टॉपिक छूट जाता है, मुझसे मिस हो जाता है, तो आप उसे कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, और कमेंट कीजिए, उसे आगे के नेक्स्ट वीडियोज़ में उसे कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, आप लोग बताने की कोशिश की जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा वाटर पॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसी के साथ बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।